आप देख रहे हैं अल्फा डिफेंस हिंदी में आपका स्वागत है। आज का ये वीडियो 3 वीडियो की सीरीज का दूसरा वीडियो है, जिसमें हम लोग बात करेंगे कि कैसे भारतीय नौसेना का प्रयोग करते हुए जर्मन कंपनी थीसेनक्रॉप मरीन एक फाइनेंशियल मैनूवर कर रही है और उनकी तरफ से कोशिश की जा रही है कि अपनी नेट वैल्यू को बढ़ाकर दिखाया जाए, ताकि जो कंपनी इनको खरीद रही है वो इनको ज्यादा कीमत पर खरीदे। जी हाँ, आपने सही सुना, थीसेनक्रॉप की तरफ से अपना मरीन बिजनेस बेचा जा रहा है और ये बिजनेस एक अमेरिकन कंपनी कार्लाइल को बेचा जा रहा है। देखिए, थीसेनक्रॉप मरीन का ग्लोबल बिजनेस श्रिंक कर रहा है और ग्लोबली इनको बहुत ज्यादा कस्टमर्स मिल नहीं रहे। इसके अलावा दूसरे भी कई कारण हैं जिसके चलते थीसेनक्रॉप मरीन का डेट बढ़ता चला जा रहा है और इसी वजह से ग्रुप की तरफ से अपना मरीन बिजनेस बेचा जा रहा है। ब्लूमबर्ग की अगर मानी जाए तो थीसेनक्रॉप अपना मरीन बिजनेस 1.5 बिलियन यूरोज में बेचने वाले हैं और इस ट्रांजैक्शन के लिए इस समय ड्यू डिलिजेंस चल रहा है। वैसे ये ट्रांजैक्शन काफी पहले से चल रही है, लेकिन इसको लेकर इन्फॉर्मेशन पब्लिक हुई थी मार्च 2024 में और कोइंसिडेंस देखिए, अप्रैल 2024 से जर्मनी की तरफ से इन नेगोशिएशंस को फुली बैक करना शुरू कर दिया गया था। देखिए, इस सीरीज के पहले वीडियो के दौरान हम लोगों ने एक्सप्लेन किया था कि जर्मन कंपनी थीसेनक्रॉप मरीन बाकी सारी कंपनीज की तरह प्रोजेक्ट 75I की टर्म्स को लेकर खुश नहीं थी। देखिए, प्रोजेक्ट 75I में भारतीय नौसेना की तरफ से कोशिश की गई है कि लगभग हर वो क्रिटिकल टेक्नोलॉजी को एक्सेस कर लिया जाए, ताकि इसके बाद बाहर से किसी भी तरीके की सबमरीन को अक्वायर करने की आवश्यकता ना पड़े। कहीं ना कहीं यही कारण था कि भारतीय नौसेना की प्रोजेक्ट 75I प्रोग्राम काफी पहले से अटकी हुई है और हर एक मेकर इंक्लूडिंग रशिया, जी हाँ, यहाँ पर समझना बहुत जरूरी है कि रशिया भी भारतीय नौसेना के इस प्रोजेक्ट से बाहर निकल गया है और लगभग हर एक मेकर की तरफ से मना कर दिया गया था कि वो लोग इस एक्सटेंड का टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और इस एक्सटेंड का लोकलाइज प्रोडक्शन नहीं करेंगे। शुरुआत में थीसेनक्रॉप मरीन भी इस प्रोजेक्ट से बाहर निकल गया था और फिर इस साल पहले उन्होंने शुरुआत की जनवरी में ये कह के कि वो यहाँ पर एक गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील चाहते हैं और जैसे जैसे मार्च आया तब तक कार्लाइल के साथ में चीजें ठीक हो चुकी थी और ये चीज मोर और लेस क्लियर हो चुकी थी कि ये यूएस कंपनी इस जर्मन जाइंट के सबमरीन बिजनेस को खरीद लेगा। अब इमेजिन कीजिए कि आप एक ऐसी कंपनी को अक्वायर करते हैं जिसकी कीमत 1.5 बिलियन यूरोज हो और उस कंपनी के पास में 5 बिलियन यूरोज से ज्यादा की कीमत के ऑर्डर्स। ऐसे में नेगोशिएशन के दौरान आपकी पावर बढ़ जाती है और आप उस कंपनी के बदले ज्यादा कीमत मांग सकते हैं। जिस तरीके की टाइमलाइन के साथ में प्रोजेक्ट 75I में थीसेनक्रॉप मरीन वापस आया है और वापस आने के बाद में हर उस कंडीशन को अग्री करने की बात कही है, उससे साफ समझ में आता है कि यहाँ पर केवल वैल्यू बढ़ाने की कोशिश की जा रही है और एक बार ये मरीन बिजनेस कार्लाइल को बेच दिया जाएगा तो उसके बाद प्रोजेक्ट 75I को एग्जीक्यूट करने का जिम्मा कार्लाइल के ऊपर चला जाएगा। देखिए, एक बार भारतीय नौसेना इस प्रोजेक्ट को लेकर कमिट कर जाएगी तो उसके बाद में उनके पास में यहाँ से वापस निकलने का मौका नहीं होगा और तब या तो भारतीय नौसेना को यहाँ पर अपनी कंडीशंस के साथ में कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा या फिर इस प्रोजेक्ट में फर्दर डिलेज होंगी। दोनों ही सिचुएशन भारतीय नौसेना के प्रोजेक्ट 75I प्रोग्राम के लिए सही नहीं है और जैसा कि कल के वीडियो में हम लोगों ने एक्सप्लेन किया था कि इस समय भारतीय नौसेना की कंडीशन भारतीय वायुसेना से बहुत ज्यादा डिफरेंट नहीं है और अगर स्पेसिफिकली सबमरीन आर्म की बात की जाए तो इस समय भारतीय नौसेना की स्ट्रेंथ 25% है। जी हाँ, 30 साल पुराने प्रोग्राम के तहत भारतीय नौसेना के पास में स्टेट ऑफ द आर्ट 24 कन्वेंशनल सबमरीन्स होनी चाहिए और इस समय भारतीय नौसेना के पास में कलवरी क्लास की केवल 6 सबमरीन्स हैं जो स्टेट ऑफ द आर्ट कंसिडर की जा सकती हैं और इनके पास भी एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन सिस्टम नहीं है। देखिए, प्रोजेक्ट 75I भारतीय नौसेना के लिए बहुत क्रूशियल है और इसके ऊपर अगर समय बर्बाद होगा तो ये भारतीय नौसेना की कैपेबिलिटी को बहुत ज्यादा इम्पैक्ट करेगा। और ऐसा नहीं है कि भारतीय नौसेना के साथ में ये पहली बार हो रहा है, इससे पहले भी भारतीय नौसेना ने ये परेशानी सही है और जब पीपावाव शिपयार्ड पहले रिलायंस नेवल बना था और उसके बाद बैंकरप्ट हुआ था तो इस पूरे प्रोसेस में भारतीय नौसेना ने 10 साल खोए थे। देखिए, मेरा काम है चीजों को फ्लैग करना और मैं अपनी तरफ से यहाँ पर चीजों को फ्लैग कर रहा हूँ। रही बात डिसीजन मेकिंग की तो वो काम भारत सरकार और भारतीय नौसेना का है, लेकिन इस सीरीज के आखिरी वीडियो में हम लोग ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से केवल चीजें यहीं तक सीमित नहीं है, यहाँ पर एक बहुत बड़ा खेल चल रहा है। ओवरऑल मैं यहाँ पर फिर से कहूंगा कि रिलायंस नेवल का भूत बाहर निकला है और ये फिर से भारतीय नौसेना को हॉन्ट कर रहे हैं। इसी के साथ आज के इस वीडियो में रखते हैं केवल इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए अल्फा डिफेंस। जय हिंद।